हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सुनैना गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है इनकम मेथड। इनकम मेथड इज द सेकंड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमारा फर्स्ट मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे चेक कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड मेथड, इनकम मेथड। तो व्हाट इज इनकम मेथड? Income received by the resident of a country. First of all, it should be keep in mind that resident of a country, जो इनकम रेजिडेंट्स ने अर्न करी होती है, रेजिडेंट के थ्रू जनरेट होती है, सिर्फ उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे हमारी कंट्री के फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। प्रोडक्टिव सर्विसेज का मतलब होता है कि अपनी सर्विसेज देना, उसके अगेंस्ट में जो आपको रिवॉर्ड में इनकम मिलती है, दैट इनकम शुड बी कैलकुलेटेड और शुड बी डन इन नेशनल इनकम। तो इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर, कि उन्होंने पूरे साल में जितनी भी प्रोडक्टिव सर्विसेज के अगेंस्ट इनकम अर्न करी है, हम उन सबको टोटल करेंगे और नेशनल इनकम निकाल लेंगे। बट कीप इट इन माइंड, नेशनल इनकम अगर हम इनकम मेथड से निकालते हैं तो वी फाइंड डोमेस्टिक इनकम फर्स्ट। डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं मिलती है, और डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड करने पर हमें नेशनल इनकम मिलती है। तो इनकम मेथड से हम उन इनकम में डालेंगे जो इनकम प्रोडक्टिव सर्विसेज के अगेंस्ट में रिसीव होती है ड्यूरिंग द ईयर बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकम लेंगे किस किस के? तो जितने भी हमारे एफओपीज होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, एफओपीज होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इन एफओपीज के ऑनर को जो भी इनकम रिसीव होती है, सपोज मैंने लैंड दी, आई एम अ ऑनर ऑफ लैंड और आई एम अ लेबर बाय सेल्फ, और मैं कुछ काम कर रही हूं, तो मुझे जो इनकम मिली है वो ऐड होगी। मेरी लैंड है, लैंड के अगेंस्ट जो मुझे रेंट मिल रहा है वो ऐड होगी। मैं एक कैपिटल लगाई है मैंने कहीं पर, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने कहीं पर अपनी कैपिटल लगाई है, उसके बदले में जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो ऐड होगा। तो ये एफओपीज को, यानी जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जितनी फैक्टर ऑफ पेमेंट मिलती है, उन सबको हम ऐड कर लेते हैं जो डोमेस्टिकली हुआ होता है। ऐड कर लेते हैं तो वी फाइंड द डोमेस्टिक इनकम एंड देन वी ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फिर हमें नेशनल इनकम मिलती है। तो इनकम earned by a person as a reward for rendering his factor services, जो इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को मिलती है अपनी सर्विसेज देने के लिए, उसको हम इनकम मेथड में लेते हैं। तो लेट्स रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज इनकम? इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम। जितनी भी फैक्टर इनकम होती है उनको ऐड करके हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती है। फैक्टर इनकम, व्हाट इज फैक्टर इनकम देन? फैक्टर इनकम इज इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। अपने सर्विसेज के लिए जो उसे इनकम मिलती है उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम दो पॉइंट्स होते हैं। ट्रांसफर इनकम को हम कभी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ऐड नहीं करते, क्योंकि इट इज जस्ट अ गिफ्ट। लेकिन जो फैक्टर इनकम होती है वो नेशनल इनकम ऐड करने के लिए जरूर यूज की जाती है, बिकॉज ये अपने सर्विसेज के अगेंस्ट इनकम कमाई जाती है, इनकम रिसीव की जाती है। द इनकम अर्न्ड बाय बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक सेक्टर। अब इनकम मेथड में हम इनकम फैक्टर ऑफ पेमेंट्स की तो हमने बात कर ली, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भी बात कर ली, उस फैक्टर इनकम की भी बात कर ली जो हम ऐड करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो निकालेंगे या लेंगे कौन कौन से सेक्टर्स की? द इनकम अर्न बाय बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक सेक्टर। जो भी पब्लिक सेक्टर ने जितनी भी इनकम अर्न करी है या जितनी भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने इनकम अर्न करी है, उन सबको हम लेंगे, उन सबको हम ऐड करेंगे। जैसे कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स में हो गया वेजेस, सैलरी, कैश, और जो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं इनका हो गया प्रॉफिट, दिस एंड दैट, डिविडेंड। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका डिविडेंड हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, ये सब हम ऐड करेंगे एंड देन वी फाइंड द डोमेस्टिक इनकम। एंड आफ्टर फाइंडिंग द डोमेस्टिक इनकम विल ऐड नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। यानी कि अगर आप सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स
एंड पब्लिक सेक्टर की इनकम को ऐड करते हैं आपस में, देन यू गेट द डोमेस्टिक इनकम। एंड इफ you add net factor income abroad, then only you will get the national income. Means income method में जब आप सारी income add करते हैं तो आपको NDPF मिलता है, that is domestic income. And to find national income, you need to add NFIA. Then you will get the national income. Income method is also known as distributive share method and factor payment method. जैसे कि हमें पता है कि इनकम मेथड में वी यूज टू ऐड ऑल द फैक्टर इनकम्स, यानी जितने भी हमारी एफओपीज ने इनकम अर्न करी है, हम इनकम मेथड में उन्हीं सभी को ऐड करते हैं टू गेट द डोमेस्टिक इनकम। तो इसलिए इट इज मस्ट टू नो द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम व्हिच शुड बी इंक्लूडेड इन इनकम मेथड। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। COE is compensation of employees. Compensation of employees लेबर को दी जाती है। लेबर इज आवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उसको कंपनसेट किया जाता है। अभी देखिए ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारी लैंड। लैंड के लिए हम रेंट या रॉयल्टी देते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योर। कैपिटल का जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी फैक्टर इनकम इंटरेस्ट होती है और एंटरप्रेन्योर की फैक्टर इनकम प्रॉफिट होता है। और प्लस हम कुछ मिक्स्ड इनकम, जो ऐसी इनकम जो इन हेड्स में रह जाती है, नहीं ऐड होती, वो हम मिक्स्ड इनकम में लेते हैं। मींस वी नीड टू टेक ऑल द इनकम्स। तो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम प्लस में मिक्स्ड इनकम को ऐड करके हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम बनता है। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज COE, compensation of employees. So what is compensation of employees? Compensation of employees is amount paid by the employer to employees for rendering productive services. Employer जो अपने employees को पेमेंट करता है बिकॉज employees ने कुछ productive services rendered की है, कुछ productive services दी है, तो employer in against of it pay something. उस पेमेंट को उसे हम COE बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। बट COE का मतलब सिर्फ कैश नहीं है। COE कंटेन्स टू मोर स्टेप्स अदर देन द कैश। तो फर्स्ट इज वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो एम्प्लॉयज को, जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिव सर्विसेज देते हैं उनको एम्प्लॉयर वेजेस देते हैं या सैलरी देते हैं। Wages is given to the lower level of employees, we call them blue collar employees, and salaries are given to the higher level or lower level, higher level and medium level of employees, जिनको white collar employees बोला जाता है, उनको सैलरी दी जाती है। तो जो wages and salary कैश में दी जाती है, it is a part of compensation of employee as well as wages and salaries in kind. Kind means होता है when you pay something like free accommodation, free medical facility, जब आप कुछ ऐसी चीजें अपने एम्प्लॉयज को देते हो तो उसे हम काइंड बोलते हैं। सपोज मुझे एक जॉब के लिए 50,000 पे करना है कि दिस जॉब इज वर्थ फॉर ₹50,000। अब मैंने एम्प्लॉय जो हायर किया है वो 40,000 तो मैं उसे कैश दे रही हूँ और 10,000 का मैं उसे काइंड में दे रही हूँ। जैसे मैंने उसे फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। तो दिस इज व्हाट वी से वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। मीन्स अकोमोडेशन होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, कार होता है, ये सब उसको वेजेस एंड सैलरी इन काइंड बोलते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जिसमें कमीशन, बोनस, डियरनेस अलाउंस, खुद वेजेस, सैलरीज, ये सब चीजें आती हैं। And second, wages and salaries in kind, like free accommodation, medical facility, phone, free electricity, these are in kind. Now the third point in compensation of employees is employer's contribution to social security scheme. Means the contribution which is made by the employer, not by the employee. Employer contributions to social security scheme, जैसे PF होता है, employer ने एम्प्लॉय की कुछ सैलरी का पार्ट पीएफ में डाल दिया, या फिर लेबर वेलफेयर फंड होता है, लेबर वेलफेयर फंड, कुछ पार्ट लेबर वेलफेयर फंड में डाल दिया। और जब वो एम्प्लॉय रिटायर होगा तो एम्प्लॉयर वो पैसा एम्प्लॉय को दे देगा। इसमें ओल्ड एज पेंशन नहीं आता, रिटायरमेंट आता है। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल
सिक्योरिटी स्कीम एम्प्लॉयज के लिए, ये पॉइंट हम इसमें एड ऑन करते हैं। इफ इट इज रिटन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हम उसे नहीं लेंगे क्योंकि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना। एम्प्लॉय अपनी सैलरी को कैसे सेव करे, कुछ भी करे, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन एम्प्लॉयर ने अगर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में फॉर एम्प्लॉय, तो दैट शुड बी टेकन इन द इनकम मेथड बिकॉज इट इज अ इनकम विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ये 3 पॉइंट्स आएंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, wages and salary in kind, and the third point is employer contribution to social security scheme like provident fund, gratuity, labor welfare fund, like this. Now come to the second component of factor income. The second component of factor income is rent and royalty. Rent किस चीज के अगेंस्ट दिया जाता है? लैंड के अगेंस्ट। सपोज मैंने कोई लैंड ली, किसी से लैंड ली और उस पर मैं अपना बिजनेस सेटअप कर रही हूँ कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, तो जो मैं रेंट दूंगी उसे हम एक्चुअल रेंट बोलेंगे बिकॉज वो लैंड किसी और की है और मैंने उससे ली है और उसके ऊपर मैं कोई प्रोडक्टिव सर्विस कर रही हूँ, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रही हूँ, तो आई विल गिव सम रेंट इन अगेंस्ट ऑफ इट। दैट रेंट शुड बी कॉल्ड एक्चुअल रेंट। अब मेरे पास खुद लैंड है, माई सेल्फ ऑक्यूपाइड लैंड। अब अगर उस सेल्फ ऑक्यूपाइड लैंड पे मैं अपनी कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज कर रही हूं, तो मैं उसका भी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली रेंट कैलकुलेट करूंगी और फिर उसको अपनी फैक्टर इनकम में दिखाऊंगी। बेसिकली वो लैंड तो मेरी है, लेकिन मैं ये सपोज करूंगी, एज्यूम करूंगी कि अगर वही लैंड, इतनी ही लैंड मैंने किसी और से ली होती तो मैं उसको कितना रेंट देती। तो उस लैंड का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड लैंड है उसका मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली रेंट कैलकुलेट होगा। उस रेंट को हम इम्प्यूटेड बोलते हैं। इम्प्यूटेड रेंट जो है वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है और ये भी ऐड होता है। तो रेंट में हम दोनों चीजें लिखते हैं, एक्चुअल रेंट प्लस इम्प्यूटेड। अगर इम्प्यूटेड आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड लैंड है तो इम्प्यूटेड रेंट लेंगे, और अगर आपने किसी से लैंड हायर की है तो उसका एक्चुअल रेंट ऐड किया जाएगा। अब इसी में पॉइंट है रॉयल्टी। व्हाट इज रॉयल्टी? जब हम अपनी कोई सबसॉइल एसेट्स होती हैं, लाइक ऑयल माइन हो जाती है, वेसल्स हो जाते हैं, अगर वो हम किसी को लीज पे देते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें जो इनकम होती है वो हमारी रॉयल्टी में ऐड हो जाती है। बेसिकली रेंट एंड रॉयल्टी समटाइम्स कम टुगेदर, कि रेंट एंड रॉयल्टी पॉइंट एक साथ ही आ जाता है, तो इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता। थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट। दिस इज द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। इंटरेस्ट हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल के अगेंस्ट दिया जाता है। आपने किसी से कैपिटल ली क्योंकि आपके पास खुद की कैपिटल नहीं है और आप अपना बिजनेस सेटल डाउन कर रहे हैं, आपने कैपिटल लिया, आपने लोन लिया, अब उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट देंगे, तो दैट इंटरेस्ट शुड बी टेकन इन द इनकम मेथड। बट द थिंग इज दिस, अगर वो लोन आपने प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए लिया है तो वो इंक्लूड होगा, लेकिन अगर कंज्यूमर है या गवर्नमेंट है, वो लोन लेते हैं अपने कंजम्पशन पर्पसेस के लिए और वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो ऐड नहीं होगा इनकम मेथड में। जैसे इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, दैट शुड नॉट बी एडेड इन द इनकम मेथड। और इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर, बिकॉज उसने जो भी लोन लिया है वो लोन लिया है कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, तो उस पर वो जो इंटरेस्ट देगा वो भी ऐड नहीं होगा। बिकॉज द थिंग इज दिस, हमें प्रोडक्टिव सर्विसेज या प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अगेंस्ट जो इनकम अर्न की गई है उसी की इनकम हमें ऐड करनी है। अगर इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर, ऐसा भी कुछ पॉइंट है, तो दैट शुड ऑल्सो बी नॉट टेकन हियर। द फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम इज प्रॉफिट। हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी फैक्टर इनकम है प्रॉफिट। तो दिस इज आवर फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर for his contribution in production of goods and services. जो goods and services की उसने प्रोडक्शन करी, this is an productive activity number one, and it is profit is reward to the entrepreneur. इसको हम residual income बोलते हैं। Why? Because जब सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट कर देता है एंटरप्रेन्योर, तो लास्ट में जो प्रॉफिट, लास्ट में जो इनकम बचती है उसे वो प्रॉफिट बोलता है। सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट, जैसे कि जब वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे देता है,
इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट या एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेंट लगा लेता है, लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट की पेमेंट कर देता है, तो बाद में जो इनकम बचती है दैट वुड बी प्रॉफिट। तो इसलिए प्रॉफिट को रेजिडुअल इनकम भी कहा जाता है। अब प्रॉफिट भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट को कैसे कैसे यूज कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट टैक्स, वी कॉल इट बिजनेस टैक्स और प्रॉफिट टैक्स एज वेल। व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स? Corporate tax is paid by the private enterprises to the public on the profit. प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस देते हैं, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं और बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट में से देता है, सो इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स है जो कि प्रॉफिट के ऊपर प्राइवेट एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट को देती हैं। तो जो प्रॉफिट बच जाता है उसमें से टैक्स पे किया जाता है। अब है डिविडेंड। डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ऑन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स। जितनी रेशियो में उनके पास शेयर्स हैं उस कंपनी के, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। तो इसीलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं कि प्रॉफिट जो बच गया, दैट इज जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसको डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। थर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग। ये वो अर्निंग होती है, ये वो प्रॉफिट होता है जो एक एंटरप्रेन्योर अपने पास बचा कर रखता है, रिजर्व में रखता है, या तो उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो या किसी भी कंटीजेंसी के लिए, किसी भी इवेंट बट के लिए वो अपने पास बचा के रखता है। तो इस प्रॉफिट को हम नाम दे देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? एक रेजिडुअल इनकम है जो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करने के बाद बच जाता है, और उस बचे हुए प्रॉफिट में से हम डिविडेंड करते हैं, पे करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग करते हैं, एज वेल एज टैक्स पे करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है। आपके क्वेश्चंस में जब भी जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस भी फाइंड आउट करना आ सकता है बाय इनकम मेथड। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को छोड़कर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द सेकंड इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और ऑनरशिप। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, देखिए रेंट भी आपकी प्रॉपर्टी से इनकम है क्योंकि रेंट लैंड का मिलता है, रॉयल्टी आपके सबसॉइल एसेट्स का मिलता है और इंटरेस्ट आपकी कैपिटल पर मिलता है। तो दिस इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और ऑनरशिप, वो होता है प्रॉफिट। इन चारों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो यू गेट ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज व्हाट? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। नाउ हियर the fifth point of our factor income, fifth component of our factor income is mixed income. ये सब हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की इनकम कंप्लीट कर ली है। अब कुछ इनकम ऐसी होती है जो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हेड में नहीं आ पाती, उसे हम मिक्स्ड इनकम के हेड में डालते हैं। मिक्स्ड इनकम होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्सन की या सेल्फ ऑनरशिप पर्सन की या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की। जैसे बार्बर है, टीचर है, सीए है, वो खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। अब ये सभी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो खुद ही को देते हैं, उन्हें खुद की रेंट होता है, खुद का ही इंटरेस्ट होता है, खुद को ही कंपनसेट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। मिक्स्ड इनकम इज प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब जैसे एक सीए है, वो अपने ही रेजिडेंस में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको कंपनसेट वो खुद को कर रहा है, उसका रेंट जो है लैंड का, इंटरेस्ट जो है वो सब कुछ वो खुद ही को दे रहा है। तो इसको हम डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड नहीं कर पाते, तो उसे हम मिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं कि जो पर्सन खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम में लेते हैं, जिसमें टीचर, सीए, बार्बर, ये सभी लोग आ जाते हैं। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड द लास्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। So we have done 5 components of factor income which should be taken in income method. COE, rent and royalty, interest, profit and mixed income. COE हमारा 3 parts में divided था, wages and salary in cash, wages and salary in kind and employer's contribution to social security scheme.
रेंट एंड रॉयल्टी में हमने एक्चुअल एंड इम्प्यूटेड रेंट की बात करी थी। इंटरेस्ट सिर्फ उसी लोन पे दिया जाएगा जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए है, उसी को हम इनकम मेथड में कैलकुलेट करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऐसे लोन पे दिया गया है जो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए है, उसे इनकम मेथड में नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि प्रॉफिट को कैसे यूज किया जा सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स में, डिविडेंड में, रिटेन्ड अर्निंग में। कई बार न्यूमेरिकल्स में ऐसे आ जाता है कि दिस इज अ प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स मेंशन है तो आप प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स को जरूर ऐड करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट इटसेल्फ कंटेन्स कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है तो यू विल टेक 4 आइटम्स इन इट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम ऑनरशिप। लास्ट कंपोनेंट हमने किया था मिक्स्ड इनकम। ये वो इनकम है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस की होती है, जिनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते। बार्बर्स हैं, सीए हैं, टीचर्स हैं, इन सब की इनकम। अब इन सब कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड करते हैं, इन सभी इनकम को आप ऐड करते हैं, तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिलती है। क्योंकि हमने वेरी स्टार्टिंग में किया था कि दिस इज द इनकम विच इज अर्न्ड बाय द डोमेस्टिक इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो हमें डोमेस्टिक इनकम ही फाइंड आउट होती है। इनकम मेथड से हमें डोमेस्टिक इनकम ही फाइंड आउट होती है, यानी कि एनडीपी एट एफसी। एंड जब आप इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड करते हैं तो आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। और हमारा मेन मोटिव है नेशनल इनकम निकालने का। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज इक्वल टू योर नेशनल इनकम। So this is all about income method. Thank you.